Okay, today we are starting a new chapter that is for first order circuits. तो अभी तक हमने जो क्या क्या पढ़ लिया, we have studied the basics of electrical circuit. Okay, that what is charge, what is voltage, Kirchhoff voltage law, Kirchhoff current law. Then after that we have studied network theorems. नेटवर्क थ्योरम्स के बाद में हमने बेसिकली कैपेसिटर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशंस देख लिए थे. ठीक है. उसके बाद में अब चल रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स. फर्स्ट ऑर्डर सर्किट इसे हम क्यों कहते हैं? मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली आपने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस पढ़ी होगी. ठीक है. उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो अगर हम मैं बात करूं, पहले अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था कि भी हम हमारे पास अभी तक तो हमने सिर्फ डीसी वोल्टेज सोर्स देखी है, एसी हम आए ही नहीं है ना. सो इन दिस चैप्टर आल्सो वी विल बी डीलिंग विद डीसी सोर्सेस. ओके. आगे जब एसी सोर्स लगाएंगे तब देखेंगे क्या होगा. ठीक है. अभी तक हमारा डीसी सर्किट्स ही चल रहे हैं. तो अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक डीसी सोर्स के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, कोई एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, या फिर कोई एक सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस होगा, या फिर उस सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टेंस होगा. अभी कॉम्बिनेशन नहीं दिखाया मैंने अभी तक. ठीक है. तो उन सर्किट्स में अगर उन सर्किट्स को हम सॉल्व करते थे तो सिंपल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आती थी. V इज इक्वल टू आई आर, केवीएल लगाते थे, केसीएल की एल्जेब्रिक इक्वेशन आती थी. तो वो जो कि आराम से इजीली सॉल्व हो जाती थी. बट अब ऐसा तो है नहीं. अब एक सर्किट के अंदर आर भी होगा और कैपेसिटेंस भी हो सकता है, यानी एक आरसी सर्किट भी हो सकता है. ओके. ये एक आरसी सर्किट है. ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट होता क्या वो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, बहुत जनों को पता नहीं. सपोज आर और सी सर्किट हो गया. सिमिलरली ये कॉम्बिनेशन भी बैठ सकता है आपका, एक इंडक्टर हो, ओके, और एक रेजिस्टेंस हो. तो ये कौन सा सर्किट हो गया मेरा? आरएल सर्किट. ये एल है, दिस इज माय आर, तो दिस इज माय आरएल सर्किट. ठीक है. तो अब इसके अंदर आप फिर से केवीएल इक्वेशन लिखोगे. जो इक्वेशन आएगी वो आएगी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन. सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं आएगी. ठीक है. तो दो टाइप के सर्किट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. वो है एक तो आरसी सर्किट और दूसरा है आरएल सर्किट. ओके. तो ये जब भी आप इनकी केवीएल इक्वेशन लिखोगे, सो यू विल बी गेटिंग अ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स. ओके. नाउ जो इसके बाद में जो हम सेकंड ऑर्डर सर्किट्स पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होगा, उसमें जो कॉम्बिनेशन वो होगा तीनों का, आर एल सी या फिर एल सी, यानी एल के साथ सी भी आ गया. ओके. वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन अभी तो इस सर्किट के अंदर, तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली दो सर्किट्स पढ़ने वाले हैं, एल आर और आर सी. ठीक है. रेजिस्टेंस तो मौजूद ही रहेगा. ठीक है. सो अभी तक हमने जो तीन पैसिव एलिमेंट्स देखी हैं, कौन कौन सी? रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स. और एक एक्टिव एलिमेंट जो आप पढ़ोगे, वो पढ़ोगे आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, दैट इज ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर. दैट इज एन एक्टिव एलिमेंट. एक्टिव. ओके. वो क्यों, वो आप वहां पढ़ लोगे. ठीक है. अब हमें इस चैप्टर के अंदर कॉम्बिनेशंस पढ़ना है. कॉम्बिनेशन दो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन हम दो प्रकार के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. एक तो क्या पढ़ेंगे? आरसी और आर एल. ओके. सिंपल. तो उसके अंदर जो इक्वेशंस आएगी, ठीक है, वो बेसिकली क्या आएगी? फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आएगी. सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं आएगी. तो उसको हमें एक्सपोनेंशियल या लॉग के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. तो अब इनकी एप्लीकेशंस कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस के अंदर, कंट्रोल सिस्टम के अंदर, बहुत सारी जगह ये आर और आरसी और आरएल का कॉम्बिनेशन लगता है. ठीक है. तो सबसे पहले बेसिक है, जब भी ऐसा सर्किट प्रेजेंट हो तो आपको कुछ नहीं करना है. यू नीड टू जस्ट अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. ठीक है. केसीएल और केवीएल आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. हम आज इक्वेशन एक सर्किट देखेंगे. ठीक है. अब मैंने क्या बताया कि भाई सिर्फ जो डिफरेंस है किरचॉफ लॉ लगाने का, कि जो पहले सिर्फ रजिस्ट्री सर्किट थे उसमें सिर्फ सिंपल जो इक्वेशन बनती थी वो एल्जेब्रिक बनती थी, और इसके अंदर जो बनेगी वो बनेगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की. ठीक है. अब इसलिए हम इन सर्किट्स को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स. ओके. क्योंकि जो इक्वेशंस बन रही है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की बन रही है. ओके. तो दो कॉम्बिनेशन है. अब सबसे पहले, अब दो टाइप के हो गए, आरसी और आरएल. अब आरसी और आरएल दो फर्दर डिवाइडेड है. सपोज आरसी है, सपोज ये एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज दिस इज माय आर, दिस इज माय कैपेसिटेंस टी. इस सर्किट के अंदर हम चार कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे. ठीक है.
एक है ये वोल्टेज सोर्स दे दी V, ओके, दिस इज माय R एंड C, ठीक है। अब अगर इसमें आपने क्या लगा रखा है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, तो इसके अंदर सोर्स जो सोर्स है वो है, ठीक है। तो पहला है, अगर ये सोर्स ना हो तो, ठीक है, ये पहला जो है आपका वो है सोर्स सर्किट, जो उस सर्किट के अंदर क्या हो, सोर्स होगा, ठीक है। एक दूसरा सर्किट ऐसा भी होगा जिसमें सोर्स नहीं होगा, सोर्स फ्री सर्किट, मतलब सिंपल ये सर्किट होगा, इसमें कोई सोर्स दिख रही है क्या, नहीं है। इसमें बेसिकली फिर आप सोच रहे होगे कि कैपेसिटर कैसे करंट फ्लो करेगा, दोनों में कुछ है ही नहीं। आप, मैंने क्या कहा था, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो कैपेसिटर के अंदर इनिशियल एनर्जी सपोज हो रखी होगी पहले से Vc, ओके, टी लेस देन 0 पे ये इसके साथ पास एनर्जी होगा, तो ये मूव कर इसके अंदर करंट फ्लो करवाएगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा आर के थ्रू। तो ऐसे सर्किट जिसमें सोर्स या फिर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं, हाँ ये भी सोर्स फ्री सर्किट है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मैं ये बना रहा हूं, सपोज ये आपकी इसमें डिपेंडेंट सोर्स दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई डिपेंडेंट सोर्स, करंट सोर्स भी हो सकती है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकती है, ठीक है। ये भी क्या है, सोर्स फ्री सर्किट है। सोर्स का मतलब ये है एक्टिव सोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्टिव सोर्स कौन सी है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो जिसके अंदर आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस नहीं है और या फिर डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, वो सर्किट कौन सा कहलाएगा, सोर्स फ्री सर्किट, ओके। जिसमें हमने अज्यूम करके चला है कि हमारी जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है, दैट इज इंडक्टर और कैपेसिटर, वो क्या है, पहले से चार्ज है, ये ध्यान रखने वाली चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो पहला सर्किट बन गया हमारा सोर्स फ्री सर्किट, ओके। दूसरा, उसके अंदर क्या हो, सोर्स हो। सेकेंड वे ऑफ एक्साइटिंग जो है, एक्साइटिंग सर्किट को दो तरीके से एक्साइट कर सकते हैं, या फिर कैपेसिटर को पहले से चार्ज कर रखो तो वो एक्साइटेड है, या फिर दूसरा ये उसके अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स लगा दो, ठीक है। तो दूसरा सर्किट जो है वो है इंडिपेंडेंट सोर्स, डीसी सोर्सेज। और उसके अंदर हम कौन सा सोर्स कंसीडर करेंगे इस यूनिट के अंदर, डीसी सोर्स ही ओनली, ये ध्यान रखने वाली चीज है। बाद में आगे दूसरे यूनिट्स के अंदर हम बेसिकली साइनसॉइड और एक्सपोनेंशियल सोर्सेस ले लेंगे, बट अभी तक तो हम सिर्फ डीसी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हमने पढ़ा वो बेसिकली कितने सर्किट पढ़ेंगे इसके अंदर, हम 4 पढ़ेंगे। कैसे, पहली बात तो एक तो आरसी पढ़ना है, ओके, और एक हमें पढ़ना है आरएल सर्किट, ठीक है। अब आरसी के अंदर भी दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एक तो सोर्स फ्री, ए सर्किट दैट इज सोर्स फ्री, एंड बी सर्किट इज सोर्स जिसमें लगा हुआ है, दैट इज इंडिपेंडेंट सोर्स। सिंपली आरएल के अंदर भी दो तरीके के होंगे, ए और बी, सोर्स फ्री और जिसमें सोर्स होगा। तो टोटल सर्किट कितने हो गए, 4। तो इस यूनिट के अंदर हम ये 4 सर्किट पढ़ेंगे, उनमें केवीएल लगाएंगे, उसमें केसीएल लगाएंगे, इक्वेशंस देखेंगे, आउटपुट क्या आएगा, ये सब हम चीजें इसमें करने वाले हैं, ठीक है। अब जो सोर्स फ्री सर्किट की बात है, आज जो हम एक पहला जो सोर्स फ्री सर्किट देखने वाले हैं, सोर्स फ्री सर्किट के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये कैपेसिटर आपका चार्ज है पहले से, ये क्या करेगा, ये डिसिपेट आपकी एनर्जी डिसिपेट करेगा किसके अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो फाइनली कुछ समय बाद में जाके कैपेसिटर की वैल्यू 0 हो जाएगी और रेजिस्टेंस के अंदर बेसिकली क्या होगा, पूरी की पूरी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, और फाइनली जो वोल्टेज है या फिर करंट है इस सर्किट के अंदर, वो क्या हो जाएगी, डाई आउट हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओके, एप्लीकेशन आरएल और आरसी की सर्किट की एप्लीकेशंस कहाँ हैं, डिले एंड रिले सर्किट्स, डिजिटल इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे, डी जो आपके 4th यूनिट में आएगा, और फोटो फ्लैश यूनिट एंड ऑटोमोबाइल इग्निशन सर्किट, ये सब आपकी एप्लीकेशंस है, जो जिसमें आरएल सर्किट होता है या फिर आरसी सर्किट होता है, ओके। सो अब तुम्हें आपको समझ में आ गया कि भाई हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, ओके। अभी तक तो हमने सिर्फ इंडिविजुअल देखा था, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, दो कॉम्बिनेशन है आरएल और आरसी के, और आरएल के अंदर भी दो हैं, एक तो आपका सोर्स फ्री और एक जिसमें सोर्स हो, ठीक है। सोर्स का मतलब यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है, इंडिपेंडेंट सोर्स की बात कर, ओके। जो सोर्स फ्री है उसमें आप डिपेंडेंट सोर्स भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन हम उसे क्या कहेंगे, सोर्स फ्री सर्किट ही कहेंगे, ओके। नाउ लेट्स कंसीडर टुडे एक आरसी सर्किट, आरसी सर्किट से चालू करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आरएल सर्किट से चालू करेंगे। सो द फर्स्ट सर्किट इज द सोर्स फ्री आरसी सर्किट, और सोर्स फ्री लिया है मैंने, मतलब उसके अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये सर्किट आपको दिख रहा है, सिंपल एक आरसी सर्किट लिया है,
इसको हम डिराइव करेंगे इसकी इक्वेशंस, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस C है और इसके R है, सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन। और मैं मान के क्या चल रहा हूं इसके अंदर, आई हैव अज्यूम दैट दिस कैपेसिटेंस इज चार्ज्ड, इनिशियली इज चार्ज, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज है, ओके, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज, अगर वो चार्ज नहीं है तो इस सर्किट का कोई मतलब ही नहीं है, स्टार्टिंग से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो सोर्स फ्री सर्किट के अंदर हम एज्यूम करके चलते हैं कि दैट कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड, ओके। और इसके अंदर और दूसरा ये तरीका है कि सोर्स फ्री सर्किट का ये भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मिल जाए कि भाई एक डीसी सोर्स यहाँ पे लगी हुई है, ओके, डीसी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, और हमने कहा कि भाई इस डीसी सोर्स को t इज इक्वल टू 1 सेकेंड या 2 सेकेंड पे मैंने हटा दिया, तब भी मेरा सर्किट क्या बन गया, सोर्स फ्री सर्किट बन गया। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ओके। अब जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर वो डिस्चार्ज होगी कहां पे, रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। अब हमने इसमें कंसिडर सिर्फ सी और करा है। और दूसरा ये ध्यान रखने वाली चीज है करंट का डायरेक्शन। देखो करंट का डायरेक्शन मैंने आईसी तो इधर माना है, प्लस माइनस वी, ये वी वोल्टेज है किसके क्रॉस, सी के क्रॉस। अब ये वही वोल्टेज पैरेलल में है तो वही वोल्टेज किसके क्रॉस होगी, रेजिस्टेंस के क्रॉस। और आईसी करंट मैंने, दैट इज चार्जिंग करंट ऑफ आईसी, मैंने क्या माना है, कैपेसिटर इस तरफ। सिमिलरली आईआर मैंने ये माना है, ओके। तो यहाँ पे एक नोड बन रही है, इस नोड से मैं ये लिख सकता हूं आईसी, केसीएल से आईसी इज इक्वल टू आई आर, ओके, सॉरी आईसी इज इक्वल टू माइनस आई आर, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप केसीएल लगाओगे, दोनों की तरफ बाहर जा रहे हैं, तो आप अगर केसीएल लगाओगे तो वो क्या आएगा, आईसी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। तो मतलब आईसी की वैल्यू क्या है, माइनस आई आर, आप देख सकते हो डायरेक्शन उल्टा है, ओके। तो ये सर्किट हमने कंसिडर किया है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। और सपोज मैंने मान लिया कि वी जीरो, वी जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो, जीरो टी, हम क्या लिख रहे हैं इक्वेशन, वी टी, टी ब्रैकेट में आपका टाइम है। तो वी जीरो का मतलब होता है, ब्रैकेट में जीरो का मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे कितनी वोल्टेज है, वो मैंने अज्यूम कर ली कि कुछ ना कुछ वैल्यू थी इसकी, वो मैंने मान ली वी नॉट, ओके। मैंने क्या अज्यूम किया है, वी नॉट इज माई इनिशियल वोल्टेज एट कैपेसिटर। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे वीटी फाइंड करना है। वीटी क्या है मेरा, वीटी इज वोल्टेज एट एनी टाइम टी। क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई 5 सेकंड पे वोल्टेज निकालो इसकी, ठीक है। टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे वोल्टेज निकालो इस सर्किट के अंदर, ठीक है। सो वोल्टेज वी टी, और इस क्वेश्चन में ये भी आ सकता है आई आर टी निकालो, ओके, टाइम डिपेंडेंट सर्किट हो गया, या फिर आई सी टी निकालो, ओके। तो ध्यान रखने वाली चीज है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आज देखेंगे हम, ओके। तो मैंने क्या क्या अज्यूम किया वो समझ में आ गया आपको कि कैपेसिटर पहले से चार्ज है टी इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा कि ये केसीएल इक्वेशन लिखेंगे इसके अंदर, केसीएल इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगी, आई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ इस नोड पे, ओके। आईसी प्लस आई आर, क्योंकि ये करंट इधर जा रहा है, ये भी आउटगोइंग करंट है, ये भी आउटगोइंग करंट है इस नोड पे, तो आईसी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आई आर को आप क्या लिख सकते हो, आई आर को आप क्या लिख सकते हो, वी, सपोज टी टाइम पे निकाल रहे हैं तो ये वी टी वोल्टेज हो गई, ओके। सो इट विल बी, क्या होगा, वी टी डिवाइडेड बाय आर, यही तो आएगा आई आर, ओके। वी टी डिवाइडेड बाय आर, ये आई आर टी है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईसी, तो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी इज इक्वल टू होता है सी डीवी बाई डी टी, सॉरी सी डीवी बाय डी टी, ओके। ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, सिंपल, ओके। तो देखो ये सब चीजें मैं यहाँ डिस्कस कर रखी है। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, वीटी को फाइंड करना है अक्रॉस द कैपेसिटर के, टी इज इक्वल टू समथिंग टाइम पे, कितने टाइम पे वोल्टेज कितनी होगी कैपेसिटर के क्रॉस। आप आईटी भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है, आईआरटी भी फाइंड करने के लिए बोल सकता है, आईसीटी के लिए बोल सकता है। तो सबसे पहले आप वीटी निकालो, अगर वीटी निकल जाएगा तो आईसी भी निकल जाएगा और आईआर भी निकल जाएगा।
तो अपना ऐसा इस जब भी सोर्स फ्री आरसी सर्किट के अंदर याद रखो कि हम क्या करेंगे, VT फाइंड करेंगे, दैट इज V इज वोल्टेज एट एनी टाइम t अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, तो मैंने क्या अज्यूम किया है, देखो मैंने अज्यूम किया है कि मेरी इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर पे कितनी है, V नॉट, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, वी कैन अज्यूम दैट एट t is equal to 0 द इनिशियल वोल्टेज इज V नॉट, V0 पे। ठीक है, अब मुझे बताओ कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रखा होगा, कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर कर रखी होगी हाफ CV स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हाफ CV, V कौन सी आएगी, V नॉट, दैट इज इनिशियल वोल्टेज। ओके गुड, अब हमने KCL लगाया है, अब आओ उसके अंदर, तो KCL लगाओगे तभी देखा मैंने, IC प्लस IR इज इक्वल टू 0। ओके, अब IR इज इक्वल टू V बाई R होता है। ओके, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, IC प्लस IR इज इक्वल टू 0, ये आराम से KCL इक्वेशन लगा ली। किसी को भी बीच में डाउट है कि ये इक्वेशन कैसे आई तो प्लीज मुझे बीच में रोक देना, ठीक है, कि ये इक्वेशन कहीं तो मैं वही समझा दूंगा आपको। तो IC प्लस IR इज इक्वल टू 0, IC क्या है, IC करंट है किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, जो कि हम पिछले वाली क्लास के अंदर देख चुके हैं कि अगर IC करंट है और वोल्टेज V उसके अक्रॉस है तो IC क्या होगा, C dV बाई dt, और IR हम जानते हैं IR क्या होगा, V बाई R, क्योंकि V वोल्टेज है उसके अक्रॉस, है ना। देखो इस सर्किट के अंदर अब एक चीज ध्यान रखने वाली चीज है, दिस इज माई IC, 1 सेकेंड, जहां आप गलती करोगे मैं वो बता देता हूं पहले ही। IC इज इक्वल टू, तो ये IC प्लस सी डी बाई डी टी, क्योंकि प्लस के अंदर जा रहा है। अगर सपोज ये करंट आपने ऐसा माना होता तो IC ऐसा माना होता तो प्लस से बाहर निकल रहा है, तो पैसिव साइन कन्वेंशन IC की वैल्यू कितनी होती है, माइनस सी डी बाई डी टी, ये ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे भी चलो आंसर सही सेम आएगा। ओके, अब ये वैल्यू जो मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया IC प्लस IR में, तो क्या आएगा, C dV बाई डी टी प्लस V बाई R इज इक्वल टू 0। ओके, C को बेसिकली मैंने डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा, रीअरेंज किया मैंने, dV बाई डी टी प्लस V बाई R C इज इक्वल टू 0। अब ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ चुके हो, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, V। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो एक ही ऑर्डर है। डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है, जब ये डी स्क्वायर बाय डीवी dt का स्क्वायर होता, ये अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, तो जब भी आपने देखा, जब भी एक आरसी कॉम्बिनेशन बनता है तो एक इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन सिंपल किस ऑर्डर की बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए रीअरेंज करते हैं, चलो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो माइनस VRC को मैं उस तरफ लेके गया, ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैंने ये रीअरेंज कर दी, सिंपल dv बाई v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन RC dt। अब आप इंटीग्रेट करो इसको इंटीग्रेट ही तो करना है। मुझे बताओ 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln v, ये रहा। ओके, और 1 अपॉन RC तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन t का क्या होता है, इंटीग्रेशन t, और ये बाहर कांस्टेंट ln a क्या है मेरा, कांस्टेंट टर्म, C प्लस C आता है ना, उसको हमने ln a ले लिया है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो। अब जब ln a को इधर लेके जाओगे तो ln v माइनस ln a आएगा, और ln v माइनस ln a को आप क्या लिख सकते हो, ln v बाई a, ये रहा, माइनस टी बाई आर सी। अब मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल ले लिया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लेते हो लॉग कट हो जाता है, तो e की पावर करोगे तो ये e और ln तो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ क्या बचा, v बाई a इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सिंपल मैथमेटिक्स है ये। ठीक है, अपना सर्किट का जो काम था वो तो हो चुका, अब मैथमेटिक्स का सॉल्व है, तो मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, सिंपल। ठीक है, Vt इज इक्वल टू ए, व्हाट इज ए, ए मेरा कांस्टेंट है। अब उसको फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तो इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, इनिशियल कंडीशन ये दे रखी है, जब V इज इक्वल टू 0 था, मतलब T इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज क्या थी, V नॉट, तो इसके अंदर t इक्वल टू 0 पुट करो। जब आपने t इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पे, तो e की पावर 0 क्या होती है, 1, a की, और t की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो v ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, v नॉट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, v नॉट, तो सिंपल a की जगह क्या लिख लो, v नॉट। ये इक्वेशन आप रट लो चाहे, ठीक है, बार बार डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो जो हमारी इक्वेशन आई, जो हमारा आउटपुट आया,
जो वोल्टेज आई सोर्स फ्री सर्किट के अंदर वो क्या आई, वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ओके, व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट इज माई इनिशियल वोल्टेज और इनिशियल कंडीशन एट कैपेसिटर। ओके, अब इससे हमें क्या पता चलता है कि this shows that the voltage response of the RC circuit is an exponential decay by e की पावर माइनस एक्स का। अगर आपको ग्राफ पता है, अगर इसको e की पावर माइनस एक्स को ग्राफ पुट करें x और t में, तो ये आएगा ऐसा एक्सपोनेंशियल डिके, यानी घटता जा रहा है। e की पावर x का क्या होता है, ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है, बट ये घटता जा रहा है माइनस। तो ये अगर आपको पता होगा तो एक एक्सपोनेंशियल डिके है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। और ऑब्वियसली नो डाउट ये डिक्रीज करनी भी चाहिए। क्यों, कि व्हाट इज दिस, दिस इज द वोल्टेज। वोल्टेज सपोज आपने 5 वोल्ट दे रखी थी, अब ये 5 वोल्ट धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा ना रेजिस्टेंस में, और फाइनल जाके, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर तो एनर्जी लॉस ही हो रही है, तो फाइनली क्या होगा, एक टाइम पे जाके टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पे जाके या स्टेडी स्टेट पे जाके ये पूरी की पूरी 5 वोल्ट इस रेजिस्टेंस में खर्च हो जाएगी, और ये वीटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये जो इक्वेशन है इसको एग्जैक्टली डिनोट कर रही है। ठीक है, ये आप तो रट लो। ठीक है, सिंस द रेस्पॉन्स इज ड्यू टू इनिशियल एनर्जी, क्योंकि जो रेस्पॉन्स थी वो सिर्फ इनिशियल एनर्जी की वजह से है, एंड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्किट, एंड नॉट ड्यू टू सम एक्सटर्नल वोल्टेज और करंट, और इट इज कॉल्ड एज नेचुरल रेस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। ये ध्यान रखने वाली चीज है। ऐसी ये रेस्पॉन्स है, मतलब रेस्पॉन्स मतलब आउटपुट। ओके, ये ऐसी रेस्पॉन्स है, Vt इज माई रेस्पॉन्स, दैट इज आउटपुट, जहां पे कोई भी सोर्स प्रेजेंट नहीं थी, सोर्स फ्री सर्किट थी। ऐसी रेस्पॉन्स को हम जो कहेंगे उसे कहते हैं हम नेचुरल रेस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। ये ध्यान रखने वाला। अगर क्वेश्चन में अगर पूछे कैलकुलेट इट्स नेचुरल रेस्पॉन्स, इसका मतलब है आपको सारी की सारी जो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज दे रखी है उनको हटाना है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज है जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार आ जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार नेचुरल रिस्पांस का मतलब क्या होता है। नेचुरल रिस्पांस का मतलब ये होता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, डिपेंडेंट सोर्स को तो आप मान के चलो कि हटाना ही नहीं है, अगर दे रखी है तो एज इट इज रखना है। ठीक है, तो नेचुरल रिस्पांस का मतलब ये है कि आपको इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्सेज को हटाना है। ओके, सो इट इज कॉल्ड नेचुरल रिस्पांस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट रिफर्स टू द बिहेवियर ऑफ द सर्किट इटसेल्फ विद नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, कोई एक्साइटेशन नहीं हुआ। ठीक है, द नेचुरल रिस्पॉन्स इज इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली इन बिलो फिगर। अब यही इक्वेशन को मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, वीटी और आरसी, तो ये देखो ये रहा, ये प्लॉट हुआ, दिस इज माई वी और टाइम के अकॉर्डिंग, तो एक्सपोनेंशियल डीके आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जाके ये 0 होना ही है, ये हो गया। ओके, तो जब टी, अब इसके अंदर देख लो, टी इज इक्वल टू 0 पुट करो। जब आपने इसमें टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल कंडीशन। ओके, जब टी इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ई की पावर 0 क्या हो गया, 1। तो वीटी की वैल्यू कितनी हो गई, वी नॉट, मतलब वी नॉट इनिशियल। तो अब देखो इनिशियल में वोल्टेज कितनी थी, वी नॉट ही तो थी, वो रही वी नॉट, दिस इज माई वी नॉट, ये रहा। और यही धीरे धीरे डिके डिके हो रहा है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सर्किट। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो वोल्टेज क्या करेगी, डिक्रीज होती जाएगी, जो डिक्रीज होती रहेगी। अब ये डिक्रीज रेट, इस डिक्रीज रेट को हमको किसी से डिफाइन करना है कि कितनी तेजी से डिक्रीज कर रहा है। कोई पूछेगा ना, कोई पूछेगा कि भाई कैसे डिफाइन करोगे कि भाई एक पर्टिकुलर सर्किट है कि ये इतनी तेजी से डिक्रीज कर रहा है, और अगर वो कहेगा कि भाई, दूसरा कहेगा ये इतना स्लो से डिक्रीज कर रहा है, तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ेगा। तो उस चीज को रैपिडिटी यानी सर्किट की जो स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी को बेसिकली डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ ये रहा। और यहाँ पे जब भी आर और सी सर्किट होगा उसमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, आर इंटू सी। ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो टाउ इज इक्वल टू आर सी, ये टाइम कांस्टेंट आया। ये टाइम कांस्टेंट क्या डिफाइंड है, इट इज द टाइम कांस्टेंट डिक्रीज करने में कितना कितना कितनी वैल्यू पे डिक्रीज हुआ। ये अगर मैं कहूँ 36% या फिर मैं कहूँ 0.368 ऑफ वी नॉट,
यहाँ पे V नॉट अगर आपका सपोज 1 वोल्ट था, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी पहुंच गई इसकी 0.368। इतना वोल्टेज में गिरने का जो डिके है, जितना टाइम लगा उसको, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। टाउ इज इक्वल टू RC। ठीक है, सो द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स टू डिके टू अ फैक्टर ऑफ 1/e। 1/e, और 1/e ही क्या कहलाता है, 1/e की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2.3 समथिंग, तो वो कितनी आ जाएगी 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट डिफाइंड एट वेयर द वोल्टेज डिकेज टू 36% ऑफ द इनिशियल वोल्टेज, that time constant, that time is defined as time constant. ओके, कैलकुलेट भी कर सकते हो, इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हो जो हमारी आई थी। देखो ये इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी। ओके, अब इसके अंदर आउटपुट वोल्टेज हमने क्या बोला, 0.36 पॉइंट ऑफ वी नॉट। ओके, और यहाँ पे माइनस टी अपॉन आरसी को वहां पुट कर दिया, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, आरसी। सिंपल, ये ध्यान रखना है। तो अब मुझे बताओ, जो इक्वेशंस है उसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ और इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये रहा देखो, Vt is equal to V naught e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, एंड वेर टाउ इज टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू RC, जो कि क्या बताता है, रैपिडिटी, स्पीड ऑफ दैट सर्किट, कितना मतलब ये तेजी से डिक्रीज कर रहा है। इसको कई बुक्स के अंदर टाइम कांस्टेंट उल्टा भी डिफाइन किया हुआ है, हम दूसरे तरीके भी डिफाइन कर सकते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड बाय सर्किट टू चार्ज द कैपेसिटर विद 73%, 70%। ठीक है, यहाँ पे 36% था, तो सपोज आपका दूसरा लगभग कितना आएगा, 70% चार्ज होने में लग जाता है। तो उल्टा भी डिफाइन कर सकते हो आप, कोई भी दिखा सकते हो, चार्जिंग के रूप में भी बता सकते हो, डिस्चार्जिंग वाले में। तो हम इस सर्किट के नाम डिस्चार्जिंग वाला बता रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हमने इसको 36.8 ही क्यों लिया। वो इसलिए लिया कि ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, दिस इज माई एक्सपोनेंशियल टर्म। तो 1/e जब इसको हम प्लॉट करेंगे, 1/e कैलकुलेट करोगे, 1/e कितना होता है, 36.8% होता है, दैट इज 0.368 होता है 1/e। ठीक है, तो वो 1/e इसके e के बराबर पाया गया, 1/e के बराबर, सॉरी। ओके, तो वो इस फॉर्म में इसलिए डिफाइन किया कि आराम से प्लॉट भी हो सकता है, और आराम से सर्किट के अंदर जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं आई। क्या वैल्यू आई, देखो, RC के बराबर आई, है ना। तो ये आप इक्वेशन, जब भी एक सोर्स फ्री सर्किट हो, ये ध्यान रखो, एक सोर्स फ्री सर्किट मतलब एक कैपेसिटर हो, है ना, और एक रेजिस्टेंस हो। ठीक है, तो व्हाट इज वीटी, ये वीटी क्या है, वीटी ध्यान रखने वाली चीज है, वीटी इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, तो वो क्या होगी, अगर इसके अक्रॉस जो इनिशियल वोल्टेज है सपोज वी नॉट है, तो वी नॉट पुट कर दो ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और टाउ क्या है, एक R और C, इन दोनों का प्रोडक्ट। ये मेरा टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट क्या बताता है, कितनी तेजी से ये चार्ज हुआ या कितनी तेजी से ये डिके हुआ। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। नाउ अब देख सकते हो इसमें, देखो हम कैलकुलेटर से Vt अपॉन वी नॉट, Vt अपॉन वी नॉट क्या है, अगर इसको वी नॉट को यहाँ ले गया तो e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ हो गया। यही तो है एक्सपोनेंशियल डीके, किस एंगल से डीके हो रहा था, देखो इसको मैंने प्लॉट किया है। टी की वैल्यू क्या है, अगर टी की वैल्यू टाउ है मैंने माना, तो वीटी अपॉन वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0.36788। कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट टू टाउ हो गया, मतलब टाइम बढ़ रहा है, तो देखो वीटी अपॉन वी नॉट की वैल्यू जो रेशियो और कम हो गया, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे लास्ट में सॉरी घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। 5 टाउ पे देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट 1% से डिके हो गया ये, 1% भी नहीं बचा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो गया। अगर कोई कहे पूछे कि भाई एट विच टाइम कांस्टेंट इट्स वैल्यू बिकम जीरो, इसका मतलब है 5 टाउ पे, यानी 5 इंटू आरसी पे, टाइम कांस्टेंट पे हमारा जो रेस्पॉन्स है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ये इस सर्किट से बेसिकली इस टेबल से हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1% से कम है, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो कोई पूछे कि भाई कितना टाइम लगा, 5 टाउ, मतलब 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट लगा इसे। ओके, अब आप इसके अंदर कोई पूछे कि भाई इतने टाइम पे इसकी वोल्टेज कितनी होगी, तो कुछ नहीं है, सिंपल जो हमने पढ़ा था, वीटी इज इक्वल टू वीटी बाई ई, इस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ द टी।
सिंपल। इतने ये क्वेश्चन नहीं आते आपको, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पूछे कि डीके, देखो अब ये रहा डीके वाला ग्राफ मैंने प्लॉट किया है। जब टाउ कांस्टेंट, टाउ की वैल्यू 0.5 थी, 0.5 मतलब आरसी, मैंने क्या बताया टाइम कांस्टेंट को किससे बताया आपको, डिफाइन किया है डीके के रेट से, है ना, डीके रेट से कि भाई कितना जल्दी डीके हो रहा है, ठीक है। 0.5 का मतलब बहुत जल्दी डीके हो गया। सपोज डीके का मतलब होता है जीरो पे कितना जल्दी पहुंच गया। ओके, तो देखो ये 0.5 वाला है पहले वाला, तो 0.5 यानी 2 सेकंड के अंदर ही यहाँ पहुंच गया। और जब टाइम कांस्टेंट 1 था तो इसको थोड़ा टाइम लगा, कितनी सेकंड लगा, 4 सेकंड। ऐसे टाउ 2 था तो कितना डीके लगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ, 5 से भी ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ग्राफ को प्लॉट किया और इससे देखा है कि टाइम कांस्टेंट जैसे जैसे ज्यादा बढ़ता जाएगा तो उसकी डिकेइंग रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, या फिर चार्जिंग रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान रखना, टाइम कांस्टेंट ज्यादा का मतलब होता है डिस्चार्ज भी स्लो होगा और चार्ज भी स्लो होगा, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, कोई भी एक सर्किट के दो टाइम कांस्टेंट हो सकते हैं, चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट अलग हो सकता है और डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट अलग हो सकता है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि टाइम कांस्टेंट आपका क्या होता है। टाइम कांस्टेंट समझ में आ गया। टाइम कांस्टेंट ये है, अगर अगर एक चीज याद रख लो, टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम एट विच द वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज डिक्रीजेस टू इट्स 36%, ओके, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो वो हमारा टाइम कांस्टेंट कहलाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, टाउ इज इक्वल टू आरसी। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो जो हमने इससे कंक्लूड किया वो बाद में बताएंगे, चलो इससे इसका एनर्जी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अ सर्किट विद स्मॉल टाइम कांस्टेंट्स गिव अ फास्ट रिस्पांस, मतलब सीधी सी बात है, जिसका टाइम कांस्टेंट कम है इसका मतलब जल्दी ही बेसिकली डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो रेस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट रेस्पॉन्स, है ना। इट रीचेज द स्टेडी स्टेट क्विकली ड्यू टू क्विक डिसिपेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। ओके, वेयर एज विद अ लार्ज, अगर लार्ज टाइम कांस्टेंट है मतलब स्लो रेस्पॉन्स होगा, धीरे 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 पहुंचेगा। ओके, at any rate whether time constant is small or large the circuit reaches steady state in 5 time constant, ठीक है, 5 टाउ के अंदर। नाउ अब मुझे क्या निकालना था, ये सर्किट फिर से आओ यहाँ पे इस ओरिजिनल सर्किट के अंदर। अब मुझे, मेरे पास VT निकल गया, मुझे क्या निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट नाउ IRT एंड ICT। सिंपल निकल जाएगा, IRT क्या होगा, VT डिवाइडेड बाय R, सिंपल। ओके, तो आराम से निकल सकता है इस इक्वेशन से। ये देखो IRT क्या निकला, VT डिवाइडेड बाय R, सिंपल। और VT की वैल्यू कितनी है, V नॉट E की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, एंड वेयर टाउ इज टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू R इंटू C। ओके, नाउ द पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इज, पावर जो रजिस्टर के अंदर पावर डिसिपेट क्या होगी ये बताओ, वोल्टेज इनटू करंट। तो सिंपल, वोल्टेज कितनी है, VT इनटू करंट कितना है, ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया V नॉट स्क्वायर इनटू दिस। मुझे अब एनर्जी कितनी अब्सॉर्ब डिसिपेट हुई थी एनर्जी, या फिर मैं कहूँ एनर्जी अब्सॉर्ब बाय रजिस्टर। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 3 सेकंड तक, 3 सेकंड वाले पे रजिस्टर की एनर्जी कितनी अब्सॉर्ब कर ली उसने या फिर डिसिपेट कर ली। कुछ नहीं करना है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, सिंपल। तो इंटीग्रेट किया आपने 10 0 से T P डेल डी अल्फा 0 से T V नॉट स्क्वायर E की पावर माइनस 2 अल्फा, इसको इंटीग्रेट करो। ये डी अल्फा क्या है, लैम्डा, सॉरी डी लैम्डा कुछ नहीं है, टी है, dt भी लिख सकते हो आप, कंफ्यूज मत होना, इसको dt भी लिख सकते हो, है ना। लैम्डा हमने टी है, तो सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो आई इक्वेशन वो ये आई, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर 1 - E की पावर -2t अपॉन टाउ। ठीक है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं, मुझे बताओ इनिशियल कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी, हाफ सी वी नॉट का होल स्क्वायर, यही तो थी, क्योंकि इनिशियल वोल्टेज वी नॉट थी। अब टी इजिकल टू इनफाइनाइट पे, टी इजिकल टू इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, रजिस्टर के अंदर अब डिसिपेट हो जाएगी। तो देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन रजिस्टर। तो टी इजिकल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, टी इजिकल टू इनफाइनाइट पे मतलब इनफाइनाइट टाइम पे फाइनल स्टेडी स्टेट पे कितना एनर्जी ये कंज्यूम कर लेगा। तो देखो टी की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो।
तो ये टर्म तो क्या हो गई 0। तो मेरे पास क्या बचा हाफ CV नॉट स्क्वायर। ये देखो द एनर्जी सप्लाइड बाय कैपेसिटर इज टोटली अब्सॉर्ब्ड बाय दिस रजिस्टर। तो ये प्रूव हो गया कि ये अपना इक्वेशन जो निकली होगी सही है। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने। कंक्लूजन, जो कंक्लूजन ये ध्यान रखना, जब भी एक आरसी सर्किट आएगा, सोर्स फ्री सर्किट आएगा, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इनिशियल वोल्टेज निकालनी है जो दे रखी होगी, वो वी नॉट के बराबर होगी अक्रॉस द कैपेसिटर। दूसरी उसका टाइम कांस्टेंट निकालना है। टाइम कांस्टेंट क्या है, आरसी। अगर ये पता है तो डायरेक्ट आपको डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सर्किट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल केसीएल लगाने की जरूरत नहीं। आप सिंपल क्या करोगे, Vt अगर कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vt अक्रॉस दिस, तो वो निकल जाएगी V2 इज इक्वल टू क्या था, V नॉट इनिशियल वोल्टेज है और e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ की वैल्यू क्या है, टाइम कांस्टेंट आरसी। मुझे मतलब आर उसके अंदर चाहिए रखा। अब क्वेश्चन में बहुत सारे, सपोज ये तो इसके अंदर आपने एक ही, आप बोलोगे कि सर इसमें तो एक ही रेजिस्टेंस है। बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे तो क्या करना है आपको, बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे तो क्या करना है, कैपेसिटर के अक्रॉस उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, या फिर क्या निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट जो फाइनली आएगा वो आएगा आर इक्विवेलेंट। और अगर सी भी बहुत दो, एक या एक से ज्यादा होंगे तो आपको क्या करना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, अगर ज्यादा हुए तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो ये with these two atoms we obtain the response of the capacitor VCT is equal to V naught e की power minus t upon tau। ये ध्यान रखना है। Once the capacitor voltage is first obtained, other variables can be determined। ठीक है भाई, ये आगे तो निकाल सकते हो, देख लिया आपने। आईसी भी निकाल सकते हो आप, सिंपल आईसी इक्वल टू क्या होता है, सी डीवी बाई डी टी, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आईसी निकल जाएगा। और वोल्टेज वी आर क्या होगा, वोल्टेज वी आर आराम से आज निकल जाएगा, है ना, कोई भी सर्किट के अंदर। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली चीज है, ऐसे सर्किट के अंदर सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है हमें। पहली तो चीज फाइंड करनी है इनिशियल वोल्टेज जो दे रखी होगी ज्यादातर केसों के अंदर, और दूसरा टाइम कांस्टेंट टाउ, क्योंकि इसमें टाउ, तो वो क्या होता है आरसी। अब आरसी इज ऑफन द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर। सपोज ये अपना सर्किट था, दिस इज माय सर्किट, रेजिस्टेंस, more resistance are given, suppose this example we will be doing examples। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सी के अक्रॉस एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इस टर्मिनल्स को ओपन सर्किट कर दूंगा, यानी इसको हटा दो। अब इस ओपन सर्किट के अक्रॉस, क्योंकि कैपेसिटर लगा रहा है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस आप ओपन कर दो और इसके अक्रॉस क्या निकालो, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालो। तो सिंपल, ये दोनों पैरेलल में निकल जाएगा, फिर दोनों सीरीज में आ गया, फिर दोनों पैरेलल में आ जाएगा। तो आर की वैल्यू आर इक्विवेलेंट होगी, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन जो हमें देखने क्या निकालना है फिर, थेवेनिन, वी टेक आउट द कैपेसिटर एंड फाइंड आर इज इक्वल टू आरटीएच एट इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, व्हेन अ सर्किट कंटेन्स अ सिंगल कैपेसिटर तो कोई दिक्कत नहीं, एंड सेवरल रजिस्टर्स एंड डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, द थेवेनिन इक्विवेलेंट कैन बी फाउंड आउट एट द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर टू फॉर्म ए सिंपल आरसी सर्किट। मतलब फाइनली हमें एक सर्किट चाहिए जिसमें आर होगा और कैपेसिटेंस होगा। Also, one can use Thevenin theorem when several capacitors can be combined to form a single equivalent capacitor। अगर बहुत सारे कैपेसिटर दे रखा है तब भी हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये सारे एग्जांपल्स करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसके ऊपर। तो जो थ्योरी, जो ध्यान रखने वाली चीज है वो, या समझ में आ गया आपको कि जब भी एक सर्किट के अंदर सोर्स फ्री सर्किट होगा, ये रहा अपना, दिस इज माय सोर्स फ्री सर्किट जिसमें आरसी सर्किट है। ठीक है, तो इसके अंदर आरसी होगा और ये वोल्टेज है, तो ये डायरेक्ट आपको क्या निकलना है, ये रट लो चाहिए, ये हमने डिराइव कर ली, Vt इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट क्या है, इनिशियल वोल्टेज इस कैपेसिटर पे, और ई की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, या टी अपॉन टाउ, टाउ लिखो उसको। ठीक है, टाउ क्या होगा, इस पूरे सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस है, उसको सिंगल कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में बेसिकली कन्वर्ट करना, दैट इज आरसी। तो हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय दैट कैपेसिटर टू डिके to the voltage of 36% of its initial voltage। okay, tau is equal to RC। तो
अगर कोई पूछे आप क्या चाहते हो, रेस्पॉन्स कम होना चाहिए, ज्यादा, रेस्पॉन्स का जो टाइम है वो क्या चाहते हो आप, कम? भाई आप चाहते हो कि रेस्पॉन्स मुझे जल्दी से मिल ना जाए, तो जिस भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट कम होगा मतलब आपके लिए फायदेमंद है। मतलब टाइम कांस्टेंट कम मतलब सीधी सी बात है वो जल्दी रेस्पॉन्स दे देगा। टाइम कांस्टेंट ज्यादा मतलब चार्जिंग में भी टाइम लग रहा है और डिस्चार्जिंग में भी टाइम लग रहा है। तो जो इक्वेशन हमें जो मिली वो कौन सी मिली, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, और आउटपुट क्या मिला मुझे, एक्सपोनेंशियल, और धीरे धीरे डीके करता जाएगा। ओके, तो ये हम यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। ठीक है, नया टॉपिक है, नया है आपके लिए, तो ये एक बार इसको रिवाइज करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर उसके बाद में आरसी के ऊपर हम कौन सा देखेंगे, सोर्स फ्री देख लिया, अब हम सोर्स लगा के देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट जो है आप बहुत मतलब एग्जाम में आता है और बच्चे डरते भी बहुत हैं, तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जब भी अगर कोई सर्किट के अंदर आर दे रखा है तो आप इजीली कर लेते हो, कोई सर्किट में सिर्फ एल दे रखा है तो कर लेते हो, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन दे देता है तब आप डर जाते हो, यार केवीएल कैसे लगाऊंगा, केसीएल कैसे लगाऊंगा, ये ध्यान रखनी है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, बहुत सिंपल है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आपको। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट है आज की क्लास में यू कैन आस्क। मैं रिकॉर्डिंग अभी बंद कर देता हूँ, 1 सेकेंड।